नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय चौमेला में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास पेपर सेकंड का यूनिट 1 का पार्ट 1 नए युग की शुरुआत के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके विस्तृत सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। इस वीडियो में हम आज हिस्ट्री के सेकंड पेपर में यूनिट 1 और यूनिट 1 में पहला पार्ट नए युग की शुरुआत से हम आज पाठ का प्रारंभ करते हैं। आशा है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा और इस पाठ के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ वर्णनात्मक प्रश्नों के बारे में भी विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। इसके माध्यम से आपको हर टॉपिक बड़े अच्छी तरीके से वो स्पष्ट हों, उस हिसाब से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पार्ट 1 में नए युग की शुरुआत, और नए युग की शुरुआत में है इसका पहला टॉपिक है सामंतवाद। ये सामंतवाद क्या है, शॉर्ट रूप में मैं बताऊंगा आपको कि राजाओं के जो मातहत होते थे और राजा उनको कुछ जमीन का टुकड़ा दे देते थे और वो लोग राजा की सेवा संबंधी और राजा के सैनिक संबंधी और राजा की सुरक्षा संबंधी काम करते थे, वो कहलाते थे सामंत। ये व्यवस्था, सामंती व्यवस्था, ये मध्यकाल की महत्वपूर्ण व्यवस्था रही और ये यूरोप की व्यवस्था रही, मध्यकालीन सामंती व्यवस्था। इसको अंग्रेजी में फ्यूडलिज्म कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है फ्यूडलिज्म, FEUDALISM, फ्यूडलिज्म। इसको अंग्रेजी में फ्यूडलिज्म कहा जाता है। और ये फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, ये मध्यकालीन यूरोप की महत्वपूर्ण विशेषता है। ये सामंतवाद, सर्वप्रथम सामंतवाद, ये सामंती प्रणाली है। सर्वप्रथम सामंतवाद ये फ्रांस में पनपा है। इसका जो उदय हुआ फ्रांस में हुआ है। सामंतवाद का उदय कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में हुआ है। फ्यूडलिज्म अंग्रेजी में इसको कहा जाता है और मध्यकालीन यूरोप के इतिहास की ये एक विशेषता है सामंतवाद है। और जितनी भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जितनी भी व्यवस्थाएं रही यूरोप में जितनी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी व्यवस्थाएं रही, वो सब सारी व्यवस्थाएं इस सामंतवादी तंत्र के इर्द गिर्द घूमती है। सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, फ्यूड है मध्यकालीन यूरोप की महत्वपूर्ण विशेषता, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, ये अच्छी तरह से समझ लें। इसमें फ्यूड एक शब्द आता है, फ्यूड, एक शब्द है फ्यूड। ये फ्यूड क्या चीज है? फ्यूड का मतलब है कि जिस जमीन पर, फ्यूड का मतलब है जिस जमीन पर अपने से ऊपर वाले को, जिस जमीन पर अपने से ऊपर वाले को शुल्क देना पड़े, जिस जमीन पर अपने से ऊपर वाले को, जिस जमीन पर
अपने से ऊपर वाले को शुल्क देना पड़े, वो जमीन कहलाती है फ्यूड। वो जमीन कहलाती है फ्यूड। और इसी तरह से एक से अधिक, एक या अधिक फ्यूड का मालिक, एक या अधिक फ्यूड का मालिक या अधिक जमीन के टुकड़े का मालिक, वो कहलाता है फ्यूडल लॉर्ड। वो क्या कहलाता है? फ्यूडल लॉर्ड। वो कहलाता है एक या एक से अधिक फ्यूड, फ्यूड का मालिक फ्यूडल लॉर्ड कहलाता है। और ये फ्यूडल लॉर्ड ही जो है, फिर हिंदी में इस फ्यूडल लॉर्ड को ही सामंत कहा जाता है। इस फ्यूडल लॉर्ड को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? ये हिंदी भाषा में इसको सामंत कहा जाता है। इस प्रकार की प्रणाली, इस प्रकार की प्रणाली, यह सामंत की प्रणाली क्या कहलाती है? इस प्रकार की प्रणाली कहलाती है, इस प्रकार का रीति रिवाज प्रणाली वो कहलाती है सामंत तंत्र। वो है सामंत तंत्र। और ये पूरा सामंत तंत्र जो है, ये पूरे मध्यकालीन यूरोप की महत्वपूर्ण विशेषता रही है, जिसमें 5वीं सदी में ये फ्यूडल लॉर्ड है ना, इस प्रकार से जो है ये सामंतवाद क्या है, इसका संक्षिप्त परिचय अपने देखा है कि यह इंग्लिश में जो है फ्यूडलिज्म कहा जाता है। और फ्यूडलिज्म यह फ्यूड यानी कि वह जमीन जिस पर अपने से ऊपर वाले को शुल्क देना पड़ता है। जमीन का मालिक स्वयं जो शुल्क दे रहा है वो नहीं होता है, बल्कि जमीन का मालिक अपन से ऊपर वाला होता है, उसको शुल्क देना पड़ता है। उस जमीन पर कृषि करने के लिए शुल्क देना पड़ता है, वो जमीन वो कहलाती है फ्यूड। और इसी प्रकार से एक से अधिक फ्यूड के मालिक को फ्यूडल लॉर्ड कहा जाता है। फ्यूडल लॉर्ड को हिंदी भाषा में सामंत कहा जाता है। इस प्रकार की प्रणाली वो कहलाती है सामंतवाद। यह सामंतवाद का संक्षिप्त परिचय। और यह सामंतवाद जो है यह मध्यकालीन यूरोप की महत्वपूर्ण विशेषता है। यह सामंतवाद मध्यकालीन यूरोप में इसकी महत्वपूर्ण विशेषता रही सामंतवाद, क्योंकि वहीं से जो है यह प्रणाली पनपी है। वहीं से 5वीं सदी में, कौन सी सदी में? ये 5वीं सदी में, 5वीं सदी में सर्वप्रथम उदय सामंतवाद का उदय। सामंतवाद, ये सामंतवाद की शुरुआत कहां से हुई? तो सामंतवाद की शुरुआत हुई फ्रांस से। सामंतवाद की शुरुआत हुई फ्रांस से। यह सामान्य जानकारी के लिए, फ्रांस से शुरुआत हुई इसकी सामंतवाद की। 5वीं सदी, अब इसका इतिहास क्या रहा है इसका, ये तो हो गया सामान्य परिचय सामंतवाद का है। उसके बाद जो है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, किस प्रकार से जो है इसका उदय हुआ है, ये तो परिचय प्राप्त किया। उसके बाद है सामंतवाद का उदय। सामंतवाद का उदय, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है सामंतवाद की।
सामंतवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। भाई सामंतवाद ये तो जो है एक प्रकार की प्रणाली है। सामंतवाद एक प्रकार की प्रणाली है। यह किसी राजा के द्वारा चलाई गई पद्धति नहीं है, या राजा के द्वारा थोपी गई नहीं है, और न ही ये राजा के आदेश से लागू की गई है। यह पद्धति, यह प्रणाली स्वाभाविक पनपी है। कहाँ पनपी है? यूरोप में पनपी है। स्वाभाविक यह व्यवस्था पनपी, और यह व्यवस्था पनप करके आगे चल करके यह सामंतवाद प्रणाली कहलाई। किसी राजा के द्वारा थोपी नहीं गई है, ना ही राजा के आदेश से जो है इसको लागू किया गया है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रणाली है। 5वीं सदी के आरंभ में जब रोमन साम्राज्य का नाम सुना होगा। 5वीं सदी के आरंभ में रोमन साम्राज्य बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया था, लड़खड़ा चुका था। प्राचीन रोमन साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा होगा कि प्राचीन रोमन साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था, विस्तृत साम्राज्य, जो 3 महाद्वीपों में विस्तृत था। पूरा इधर से जो है यूरोप और जो है पूरा भूमध्य सागर के आसपास वाला इलाका, एशिया का कुछ भाग, और इधर उत्तरी अमेरिका, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ रोमन साम्राज्य था। तो 5वीं सदी के आरंभ में जो है यह रोमन साम्राज्य चरम उत्कर्ष पर था। यानी उस समय 5वीं सदी में जो है रोमन साम्राज्य बर्बर आक्रमणकारियों के कारण बिल्कुल खंड-बंड और इसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ा चुकी थी। 5वीं सदी में, कौन सी सदी में? रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कब लड़खड़ा चुकी थी? ये 5वीं सदी के प्रारंभ में रोमन साम्राज्य बहुत विस्तृत साम्राज्य, जो 5वीं सदी तक आते आते जो है इसका साम्राज्य जो है बिखर चुका था। क्यों बिखर चुका था? वो बर्बर आक्रमणकारियों के कारण बिखर चुका था, लड़खड़ा चुकी थी अर्थव्यवस्था रोमन साम्राज्य की। और क्यों लड़खड़ा चुकी थी 5वीं सदी में रोमन साम्राज्य क्यों बिखर गया? क्या कारण थे? तो पूर्व और उत्तर दिशाओं से आए लुटेरों ने जो है इसको लूटा। पूर्व दिशा से, उत्तर दिशा से, पूर्व दिशा से और उत्तर दिशा से जो लुटेरे थे, बर्बर लुटेरे, है ना, पूर्व और उत्तर दिशा से, पूर्व और उत्तर दिशा से आए बर्बर लुटेरे ने लूटा। किसको लूटा? रोमन साम्राज्य को लूटा। रोमन साम्राज्य जो है वो बिखर चुका था, पूरी तरह से जो है खंड खंड होकर के लड़खड़ाने लगा, और संपूर्ण यूरोप, पूरा यूरोप जो है वो अराजकता और अव्यवस्था में डूब चुका था। अब जो है ये बर्बर आक्रमणी कौन थे, कहां से आए थे, जिन्होंने जो है रोमन साम्राज्य को बिखेर दिया, उसको जो है अपने कब्जे में कर लिया। ये लुटेरे कौन थे? ये लुटेरे जो है, ये लुटेरे कौन थे? जो कहां
किसको? रोमन साम्राज्य को। कौन से लुटेरे थे जिन्होंने रोमन साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया? ये लुटेरे जर्मन कबीले थे, जर्मन कबीले हैं। कबीलों में लोग रहते थे और कबीले का जो है मुखिया होता था, है वो मुखिया ही जो है शासन चलाता था। अलग अलग कबीले हुआ करते थे, पूरे रोमन साम्राज्य में अलग अलग कबीले होते थे। और इसी में जो है पूरा रोमन साम्राज्य जो है यूरोप की डैन्यूब नदी और राइन नदी से लेकर के और पूरा जो है यह भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो ये रोमन साम्राज्य 5वीं सदी में आकर के इसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा चुकी। क्यों लड़खड़ाई? क्योंकि उत्तर दिशा से और पूर्व दिशा से जो लुटेरे आए, उन लुटेरों ने जो है रोमन साम्राज्य को लूटा। अब ये लुटेरे कौन थे? ये लुटेरे जो है वो जर्मन कबीले थे, ये जो कबीलों में रहते थे और कबीलों का जो सरदार होता था वो राजा होता था। कबीलों के सरदार के हिसाब से जो है शासन चलता था। ये लुटेरे जर्मन कबीले होते थे। जो ये कबीले क्या करते थे? ये कबीले जो है इधर भूमध्य सागर, मानचित्र में देखना आप, भूमध्य सागर के पास में जो है ये काला सागर है, वहां तक जो है ये कबीले जर्मन कबीले जो है वो उस क्षेत्र में घूमते फिरते थे, है ना। ये भूमध्य सागर और इसको कृष्ण सागर भी बोला जाता है, कृष्ण सागर या काला सागर है। घूमते फिरते थे, है। और इसी प्रकार से जो है लूट करके और वो अपना शासन चलाते थे और परिवार चलाते थे। ये जर्मन लोग, ये कबीले किस नाम से जाने जाते थे? इन कबीलों को, जर्मन कबीलों को जो है ट्यूटन या गोथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको? ट्यूटन या गोथ के नाम से जाना जाता था, गोथ के नाम से जाना जाता था। किनको? जर्मन कबीले को। ये जर्मन कबीले जो इधर कृष्ण सागर तक घूमते फिरते रहते थे, है ना। विभिन्न जो है अलग अलग नाम वाले कबीले होते थे ये, है। इन कबीलों को जो है ट्यूटन या गोथ के नाम से जाना जाता था। इन जर्मन कबीलों के द्वारा रोमन साम्राज्य को खंड खंड किया गया। अब कैसे जो है यह जर्मन कबीले रोमन साम्राज्य तक पहुंचे, किस प्रकार से ये भाई क्या जरूरत पड़ी जो है यह जर्मन कबीले रोमन साम्राज्य की तरफ बढ़े, हैं? तो उसका भी एक कारण है भाई, जो है यह जर्मन कबीले 5वीं सदी के आरंभ में रोमन साम्राज्य तक कैसे पहुंचे, उसके लिए भी एक कहानी है। उसमें यह है कि जब हुणों ने आक्रमण किया, किस पर आक्रमण किया? हुणों ने आक्रमण किया जर्मन कबीले पर, है ना। ये हुणों के आक्रमण के कारण, हुणों के आक्रमण के कारण जर्मन कबीले किधर आए? रोमन साम्राज्य की तरफ आए। ये हुण कौन थे? ये हुण जो है ये घुमंतु, ये घुड़सवार थे। ये घुमंतु घुड़सवार। हुण कौन थे?
हूण जो है यह घुमंतु घुड़सवार थे। इन हूणों को, यह हूण कहाँ से आए? यह हूण जो है मध्य एशिया से आए। यह हूण मध्य एशिया से आए। कहाँ से आए ये मध्य एशिया से आए है। मध्य एशिया से जो है इनको किसने भगाया? मध्य एशिया से इनको जो है चीन का शासक कौन था? चीन का शासक हान वंशी। चीन का शासक हान वंशी। हूण कौन थे? हूण जो है घुमंतु घुड़सवार थे और कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए। अब ये मध्य एशिया से जो है हूण इधर यूरोप की तरफ क्यों गए? क्योंकि चीन का शासक हान वंशी ने इनको जो है मध्य एशिया से खदेड़ दिया। हूणों को मध्य एशिया से किसने खदेड़ा? चीन का शासक हान वंशी ने खदेड़ दिया। फिर यह हूण जो है किधर गए? हूणों ने जो है फिर यह हूणों ने किनको खदेड़ा? यह हूणों ने खदेड़ा जर्मन कबीलों को। जर्मन कबीलों को खदेड़ा। इन हूणों ने जर्मन कबीलों को खदेड़ा, यानी कि जर्मन कबीलों पर आक्रमण किया हूणों ने। और हूण जो है किधर चले गए? रोमन साम्राज्य में चले गए। ये जर्मन कबीले, भाई हूणों को जो है हूणों को चीनी शासक हान वंशी ने वहां से खदेड़ दिया मध्य एशिया से। फिर हूण जो है इधर यूरोप की तरफ आ गए, है ना। और इन हूणों ने जो है जर्मन कबीलों पर आक्रमण कर दिया, वहां से इनको खदेड़ दिया। जर्मन कबीले किधर गए? जर्मन कबीले फिर रोमन साम्राज्य की तरफ गए, रोम की तरफ चले गए। जर्मन कबीले जो है वो रोमन साम्राज्य की तरफ चले गए। भाई जब बल्कि जो है इन जर्मन कबीलों ने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण नहीं किया था। जर्मन कबीले, कुछ विद्वानों का मानना है कि जर्मन कबीलों ने जो है रोमन साम्राज्य पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि ये रोमन साम्राज्य पे अपना आश्रय प्राप्त करने के लिए, हूणों के डर से, हूणों के आक्रमण से बचने के लिए जर्मन कबीले रोमन साम्राज्य में घुस गए। जर्मन कबीले रोमन साम्राज्य में घुस गए। उसके बाद जो है भाई ये स्थिति जो है पहले से ही चली आ रही है। स्थिति पहले से ही चली आ रही है। जब जर्मन कबीले किस साम्राज्य में घुसे? रोमन साम्राज्य में घुस गए। जर्मन कबीले रोमन साम्राज्य में घुस गए। क्यों घुस गए? हूणों के आक्रमण से बचने के लिए और रोम साम्राज्य में अपना आश्रय प्राप्त करने के लिए रोमन साम्राज्य में घुस गए हैं। कौन घुसे? जर्मन कबीले। ये जर्मन कबीले किधर गए? रोमन साम्राज्य में गए। जर्मन कबीले रोमन साम्राज्य में गए। जर्मन कबीले रोमन साम्राज्य में गए, ठीक है। क्यों गए? हूणों के डर से गए। हूणों के आक्रमण से बचने के लिए यह रोमन साम्राज्य में चले गए। फिर अब रोमन साम्राज्य ने जो इनको आश्रय दिया, कब? चौथी सदी है, यह चौथी शताब्दी, है ना। चौथी शताब्दी के अंतिम काल में जो है भाई इस प्रकार से जो है जर्मन कबीले रोमन साम्राज्य में, चौथी शताब्दी तक जो है ये जर्मन कबीले चौथी शताब्दी तक लगभग 2 लाख जर्मन कबीले, लगभग 2 लाख जर्मन कबीले
कहाँ आगे? जर्मन कबीले। जर्मन कबीले जो है लगभग 2 लाख जर्मन कबीले ये डैन्यूब नदी को पार कर, डैन्यूब नदी को पार कर रोमन साम्राज्य में घुस गए, रोमन साम्राज्य में आ गए। कितने? लगभग 2 लाख जर्मन कबीले डैन्यूब नदी को पार करके रोमन साम्राज्य में आ गए। ये क्या कहलाए? जर्मन कबीले क्या कहलाए? ये जर्मन कबीले जो है विसिगोथो अथवा पश्चिमी गोथो, है ना, ये कहलाए विसिगोथो अथवा पश्चिमी गोथो। लगभग 2 लाख जो है जर्मन कबीले डैन्यूब नदी को पार करके डैन्यूब नदी को पार करके रोमन साम्राज्य में आ गए और ये जो है विसिगोथो अथवा पश्चिमी गोथो के नाम से जाने जाते हैं। रोमन साम्राज्य में इन्होंने प्रवेश कर लिया। उसके बाद रोमन सम्राट ने, रोम का जो सम्राट है, रोमन सम्राट ने जो है इनको, किनको? जर्मन कबीलों को, रोमन सम्राट ने जर्मन कबीलों को हूणों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि जर्मन कबीलों को सैनिक के रूप में रोमन साम्राज्य की रक्षा करनी होगी, सैनिक के रूप में लड़ना होगा। किनको लड़ना होगा? जर्मन कबीलों को। भाई अपने यहाँ जो आश्रय दिया किसने दिया? रोमन साम्राज्य ने दिया। किनको दिया? जर्मन कबीलों को दिया। किस शर्त पर दिया? तो इस शर्त पर दिया कि वो सैनिक के रूप में रोमन साम्राज्य की तरफ से युद्ध करेंगे या लड़ेंगे, है? ये जो है इस हिसाब से, यानी कि पहले तो जो है रोमन सम्राट ने जो है इनको सुरक्षा का आश्वासन दिया जर्मन कबीले को और अपने यहाँ पर आने दिया, और अपने यहाँ पर आने के बाद जो है यह शर्त रखी गई कि जर्मन कबीलों को जो है रोमन साम्राज्य के सैनिक के रूप में लड़ना पड़ेगा, सैनिक के रूप में कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद जो है इनको जर्मन कबीलों को क्या करना पड़ा? जर्मन कबीलों को बनना पड़ा रोमन सैनिक बन गए। फिर ये क्या बन गए? रोमन सैनिक। जर्मन कबीले रोमन सैनिक बन गए। अब रोमन सैनिक बन गए तो फिर जो है रोमन के अधिकारियों का अमानवीय व्यवहार के कारण, रोमन के अधिकारियों के अमानवीय व्यवहार के कारण ये परेशान हो गए। अमानवीय व्यवहार किया गया रोमन के अधिकारियों के द्वारा, और परेशान होकर के जो है इन जर्मन सैनिकों ने, इन जर्मन कबीलों ने जो है रोमन के अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जर्मन लोग जो है, जर्मन लोगों ने रोमन अधिकारियों के विरुद्ध या रोमन साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया तो 378 ईस्वी में विद्रोह हुआ। तो 378 ईस्वी में एड्रियानोपल, याद रखें, एड्रियानोपल 378 ईस्वी में एड्रियानोपल, ये 378 ईस्वी में एड्रियानोपल का युद्ध हुआ। जर्मन कबीले जो सैनिक बने और क्या कहलाए? रोमन सैनिक कहलाए। लेकिन रोमन साम्राज्य के अधिकारियों के अमानवीय व्यवहार के कारण इन रोमन सैनिकों ने, यानी कि जर्मन सैनिकों ने, यानी कि जर्मन लोगों ने रोमन साम्राज्य के अधिकारियों के विरुद्ध या रोमन साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया तो 378 ईस्वी में एड्रियानोपल का युद्ध हुआ।
और एड्रियानोपल के युद्ध में जो है, एड्रियानोपल के युद्ध में इनकी जीत हुई। एड्रियानोपल के युद्ध में ये जर्मनी की जीत हुई। ये एड्रियानोपल के युद्ध में रोमन जो है बुरी तरह से पराजित हुए। कौन पराजित हुए? रोमन। रोमन बुरी तरह से पराजित हुए। एड्रियानोपल का युद्ध 378 है, जर्मन लोगों और रोमन साम्राज्य के विरुद्ध हुआ, जिसमें जो है जर्मन लोगों की जीत हुई और रोमन को जो है बुरी तरह से पराजित हुए। अब बुरी तरह से पराजित हुए तो ये तो जो है शरणार्थी थे। कौन शरणार्थी थे? जर्मन कबीले शरणार्थी थे। तो ये जो है फूले नहीं समाये फिर, यानी कि इस युद्ध में जो है इनकी जीत होने के कारण जो है इनका उत्साह और भी बढ़ गया। और उत्साह बढ़ने के बाद जो है फिर उन्होंने क्या करा? जर्मन के लोगों ने, यह जर्मनों का उत्साह जो है बढ़ गया। उससे क्या हुआ? रोमन साम्राज्य पर जो है और भी जर्मन लोग और भी रोमन साम्राज्य पर और टूट पड़े। फिर जो है 410 में, 378 में एड्रियानोपल का युद्ध हुआ। फिर 410 में क्या हुआ भाई? उत्साह बढ़ गया। किनका उत्साह बढ़ गया? जर्मन का उत्साह बढ़ गया, जर्मन लोगों का उत्साह बढ़ गया। तो 410 में जो है इन्होंने क्या करा? 410 ईस्वी में ये जर्मन का रोम पर अधिकार हो गया। रोम पर अधिकार है। एड्रियानोपल के युद्ध के बाद जो है 410 में जर्मन का रोम पर अधिकार हो गया। उसके बाद जो है जब इनका उत्साह बढ़ा तो इन जर्मन लोगों ने जो है किन पर अधिकार कर लिया? फ्रांस। रोम से जर्मनों ने दक्षिणी फ्रांस और स्पेन, है ना, रोम से स्पेन और फ्रांस, रोम से सॉरी फ्रांस व स्पेन पर अधिकार कर लिया। 410 ईस्वी में जर्मन का रोम पर अधिकार हो गया। रोम पर अधिकार करने के बाद, रोम पर अधिकार करने के बाद जर्मन ने जो है फिर फ्रांस और स्पेन पर अपना अधिकार जमा लिया, यानी कि अपना राज्य का विस्तार कर लिया। तो यहाँ तक जो है ये 410 ईस्वी तक जो है ये रोमन साम्राज्य ये जो है पराजित हो चुका था और रोमन साम्राज्य पर जो है ये जर्मनियों का अधिकार हो गया। जर्मन कबीलाओं का अधिकार हो गया। अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे, अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे। उसके बाद है जो अपन ने अभी देखा कि जर्मन कबीले अलग अलग नाम से जाने जाते थे। उसमें कौन कौन से नाम थे? जिनमें है विसिगोथो। विसिगोथो, ये विसिगोथो क्या चीज है? विसिगोथो, विसिगोथो क्या है? ये विसिगोथो भी जो है जर्मन कबीले हैं। ये विसिगोथो जर्मन कबीले। भाई 410 ईस्वी तक जो है स्पेन फ्रांस पर भी अधिकार कर लिया जर्मन ने। उसके बाद विसिगोथों के अलावा जो है अन्य जर्मन कबीले, भाई ये तो आए ही सही रोम में, रोमन साम्राज्य में ये तो आए थे। इनके अलावा विसिगोथों के अलावा जो है, इनके अलावा अन्य जर्मन कबीले, अन्य जर्मन कबीले, अन्य जर्मन कबीले भी जो है रोमन साम्राज्य में आ गए। अन्य जर्मन कबीले भी ये रोमन साम्राज्य में
अन्य जर्मन कबीले भी रोमन साम्राज्य में आ गए और अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ये यहां तक तो होगी बात है भाई। विसी गोतों के अलावा ये जर्मन कबीले, इन कबीलों के अलावा जो है अन्य कबीले, जर्मनी के अन्य कबीले भी क्या है, रोमन साम्राज्य। जब सफलता मिलती गई जर्मन कबीलों को, रोमन साम्राज्य में सफलता मिलती गई, तो अन्य कबीले भी जो है वो रोमन साम्राज्य में आए और वहां के क्षेत्रों पर उन्होंने जो है अपना अधिकार कर लिया। अब ये जो जर्मन कबीले थे, ये जर्मन कबीले भी आपस में लड़ते रहते थे। आपस में जो है अलग अलग कबीले होते थे और ये अलग अलग कबीले भी जो है आपस में लड़ते रहते थे। अब जो है जैसे उदाहरण के रूप में जर्मन कबीले आपस में लड़ते रहते थे। अब कौन कौन से जो है उदाहरण के रूप में, एक तो स्पेन में, ये स्पेन में वांडाल, ये वांडाल क्या चीज है? वांडाल भी जर्मन कबीले ही है। जर्मन कबीले स्पेन में वांडाल, ये भी जर्मन कबीले। तो अलग अलग कबीले के रूप में बंटे हुए थे और इनके जो है अलग अलग नाम थे। जैसे ही जो है रोमन साम्राज्य में जर्मन कबीलों को सफलता मिलती गई, अन्य कबीले भी जो है रोमन साम्राज्य में आते गए, जिसमें जो है और वो आपस में लड़ते रहते थे। आपस में लड़ते रहे, जैसे उदाहरण के रूप में जो है स्पेन में वांडाल, ये भी जर्मन कबीले। इसके अलावा जो है विसिगोतो, ये विसिगोतो पहले अपन ने पढ़ा, ये विसिगोतो भाई। स्पेन में जो वांडाल ये जर्मन कबीले और विसिगोतो ये भी जर्मन कबीले, ये आपस में लड़े हैं। और 455 ईस्वी में, 455 ईस्वी में जो है ये वांडालों ने क्या किया? वांडालों ने जो है रोमन के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। रोमन के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। रोमन के क्षेत्र पर जो है वांडालों का अधिकार हो गया। उसके बाद इन्होंने, वांडालों ने भी जो है रोमन साम्राज्य को काफी लूटा। फिर उसके बाद जो है 476 ईस्वी, 455 फिर जो है 476 ईस्वी, यानी कि यहां पर बताया गया है कि किस तरह से जो है जर्मन कबीले रोमन साम्राज्य में प्रवेश किए, जर्मन कबीलों ने, और वो आपस में लड़ते रहे और किस तरह से जो है रोमन साम्राज्य को उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। तो 476 ईस्वी में जो है जर्मन सेनापति, 476 ईस्वी में ये जर्मन सेनापति कौन था? 476 ईस्वी में जर्मन सेनापति हुआ है ओडो आचार, उसका नाम था सेनापति का ओडो आचार। 476 ईस्वी में जर्मन सेनापति ओडो आचार, इसने किया क्या? ओडो आचार ने जो है रोमन का जो अंतिम सम्राट था, रोमन का जो अंतिम सम्राट था, ये रोमन का अंतिम सम्राट, 476 ईस्वी में जर्मन सेनापति ओडो आचार, इसने क्या करा? रोमन का जो अंतिम सम्राट था है ना, उसको जो है अंतिम सम्राट को सिंहासन से, सम्राट को जो है वो सिंहासन से हटा दिया। सिंहासन से हटा दिया। 476 में जर्मन सेनापति ओडो आचार ने रोमन का जो अंतिम सम्राट था उसको सिंहासन से हटा दिया और स्वयं जो है सम्राट बन गया। ओडो आचार स्वयं सम्राट बन गया। अब इसके बाद जो है फिर 500 ईस्वी पूर्व, ये तो हो गया
476 ईस्वी, है ना। 476 के बाद जो है फिर क्या हुआ 500 ईस्वी में, है ना। 500 ईस्वी में जो है 500 ईस्वी के पास पूर्वी गोथो है, ये 500 ईस्वी के पास पूर्वी गोथो है, जर्मन कबीले, पूर्वी गोथो जर्मन कबीले, इनको और किस नाम से जाना जाता है जर्मन कबीलों को? ऑस्ट्रोगोथो, ये ऑस्ट्रोगोथो, ऑस्ट्रोगोथो। 500 में जो है ये पूर्वी गोथो के नेता, ये पूर्वी गोथो के नेता, ये भी जर्मन कबीला, पूर्वी गोथो का नेता जिसका नाम जो है ये है, पूर्वी गोथो का नेता जो है थियोडोरिक, इसका नेता, नेता कौन? नेता जो है वो है थियोडोरिक। पूर्वी गोथो यानी कि ऑस्ट्रोगोथो 500 ईस्वी पूर्व में, और उसका नेता थियोडोरिक। इस थियोडोरिक ने क्या किया? इस थियोडोरिक ने जो है ये जो उसका जो नेता था ओडो आचार, है ना, थियोडोरिक ने ये ओडो आचार थियोडोरिक ने ये ओडो आचार को पराजित कर दिया और स्वयं जो है सिंहासन पर बैठ गया, है। यानी कि जो है थियोडोरिक ने ओडो आचार को मार करके स्वयं सिंहासन पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद ये 500 ईस्वी पूर्व की बात। उसके बाद जो है 568 में, 568 ईस्वी में क्या हुआ कि 568 ईस्वी में जो है एक अन्य जर्मन कबीले, ये सब अलग अलग कबीले हैं ये, ठीक है। धन्यवाद।